से किसको खतरा होता है? यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। लोग निकाले मार बिडाले पर कानून के रक्षक हैं। मार निकाले पर कानून के रक्षक है। देख रहे हैं दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है। देख रहे हैं दर्द कहाँ पे किसको कितना होता है। देख रहे हैं दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है। देख रहे हैं दर्द कहाँ पे किसको कितना होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। आज उत्तराखंड के देहरादून में हम अगर उठे नहीं के नारे को लेकर यहाँ की महिलाएं, यहाँ जो जनवादी संगठन हैं वो सब लोग यहाँ दीनदयाल उपाध्याय पार्क में इकट्ठे हुए हैं और देश भर में महिलाएं अपने आप को जो 72 साल में जहाँ लोकतंत्र में जो अपने आप को उपेक्षा तमाम मुद्दों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला शिक्षा को लेकर, महिला अधिकारों को लेकर आंदोलित हैं। तो आप भी यहाँ पर हैं, इकट्ठा हुए हैं, क्या डिमांड है सरकार से और किस रूप में आप लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आज हम लोग भी हम तमाम संगठन यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपनी बात को कहने आए हैं। तो हमें एक बात और भी कहना चाहूँगी कि पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य, हमारे राज्य के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं, यदि हम अपनी बात को लेकर इस देश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर यदि हम सड़कों पर नहीं आएंगे, हम उठेंगे नहीं, तो हम देश के प्रति सबसे बड़े गद्दार कहलाएंगे। ये मुझे लगता है कि यदि हम जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिस देश का हम पानी पी रहे हैं, जिस देश की धरती का हम अनाज लेके हम खा रहे हैं, और उस धरती में यदि इतना कुछ हो रहा है और उसको लेके हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं उठेंगे सबके सब, तो ये बहुत बड़ी गद्दारी है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं के साथ तो जो हो रहा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन हम तो मैं तो ये कहती हूँ पूरे समाज के साथ है ये। चाहे यहाँ पे छात्र वर्ग हो, चाहे यहाँ पे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे यहाँ पे समाज का मजदूर वर्ग हो, तमाम जितने भी यहाँ पे वर्ग हैं सब इसमें बड़े बहुत ज़्यादा दुखी और शोषित हो रखे हैं। क्योंकि जिस देश के अंदर हम अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, जिस देश के अंदर लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जिस देश के अंदर अपनी बात को लेकर स्वतंत्रता नहीं है, तो जिस देश का संविधान को एक दरकिनारे कर करके और अपनी बात को कहलवा रहे हैं, जिस देश में यदि हम कोई भी अपनी बात को, कोई एक व्यक्ति कविता लिखता है, एक व्यक्ति अपनी बात को गा के अपनी बात को व्यक्त करता है, कोई मीडिया के माध्यम से करता है और उस पर सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है, देशद्रोही का आरोप लगाया जाता है, उसे सीधा जेल में भेजा जाता है, तो उस देश के अंदर हम नहीं खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारेगी। क्योंकि हम वो लोग हैं जो हम समाज के बारे में, हम देश के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि जितने देशभक्त हम लोग हैं, कि देशभक्त वो होता है जो देश के नियम कानूनों को मानता है, देशभक्त वो होता है जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की बात करता है। अपने आप को कहाँ महसूस कर रही हैं महिलाएं? महिला तो ये आज तक भी आंदोलन करते रही, महिला सड़कों में उतरते रही, सरकार ने तो कुछ करते नहीं, जो कि महिलाओं का विरोध करते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं, उसमें हम लोग विरोध करते हैं। दूल्हा जी, हम अगर उठे नहीं, इस नारे को लेकर आज जो आधी आबादी है पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आप यहाँ आज देहरादून के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में यहाँ के जो जन संगठन हैं, जो महिला संगठन हैं, वो सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। किस रूप में आप देखती हैं महिलाओं को कि भाई कि महिलाएं आज इस लोकतंत्र में
जो 72-73 साल इस लोकतंत्र को हुए हैं, महिलाएं आज अपने आप को कहाँ पाती हैं और क्या अपेक्षा अब जो है महिलाएं इस जो मौजूदा दौर में हैं वो अपने लिए क्या अपेक्षाएं रखती हैं? ऐसे है, महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी, चाहे महिलाएं घर में हो अपने चाहे बाहर हो, महिलाओं को कहीं भी उचित स्थान नहीं मिलता है। अगर महिलाएं खड़ी होना चाहे कहीं पे कुछ काम करना चाहें तो उससे पहले उसका विरोध शुरू हो जाता है। इसीलिए महिलाओं को मैं तो ये बोलती हूँ कि महिलाओं को सब, अगर कोई भी एक लेडीज़ का कहीं पे भी विरोध हो तो हम सब लेडीज़ों को मिलकर आना चाहिए, आगे मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए महिलाओं के लिए। जी गीतिका जी, आज देश भर में महिलाएं हम अगर उठे नहीं नारा लेकर सड़कों पे उतरी हैं। गौरी लंकेश की हत्या हुए आज 3 साल हो गए हैं, आज शिक्षक दिवस भी है। क्या मांगे हैं महिलाओं की और क्या कहाँ अपने आप को लोकतंत्र में अपने आप को पाती हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, महिलाओं की आवाज़ ये शुरू हुई थी, सिर्फ महिलाएं उठा रही थी, कुछ महिला संगठन, लेकिन बाद में इसमें अन्य संगठन भी शामिल हो गए। और जिस तरह ये बात है कि बिना महिलाओं की भागीदारी के कोई लड़ाई अब तक जीती नहीं गई है, उस तरह ये भी है कि हमें पुरुषों को भी साथ लेना होगा। कंधे से कंधा मिला के हम लड़ेंगे तभी हमारी जीत होगी। दूसरी बात, जितनी उपेक्षा इस फांसीवादी दौर में महिलाओं की हुई है उतना कहीं नहीं हुई है। उनका तो मानना ही यही है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौकी के लिए हैं, बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, और उसके अलावा उनकी कोई सामाजिक भागीदारी, कोई सामाजिक कामों में भागीदारी को वो तो किसी तरह की तवज्जो नहीं देते हैं। और दूसरी तौर पे हम लोग स्त्री मजदूरों के अधिकारों की बात उठा रहे हैं कि मजदूर तो वंचित है ही, लेकिन उसमें भी पलायन के दौर में अगर महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं तो कितने प्रसव के केसेस आपने देखे कि हुए, और उसके बाद भी वो 160-170 किलोमीटर चलती रही। और दूसरी तरफ अगर किसी बहुत ही धनाढ्य महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे न्यायालय तक में आदेश दिया जाता है कि उनको सुरक्षित पहुंचा दिया जाए, उनकी पूरी देखभाल की जाए, उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ले। ऐसे में साथियों, पूरा दोगलापन व्यवस्था का नजर आ चुका है। ये मजदूर विरोधी है, ये अमीरों की पक्षधर है। बात अगर स्त्री मजदूरों के अधिकारों की जाए तो घरेलू कामगार महिलाएं आज कहाँ हैं, कहाँ दिखाई पड़ती हैं? अभी लोग कोरोना के डर से उन्हें अपने घरों में काम नहीं करने आने दे रहे हैं, पर वो गई कहाँ? उनकी रोजी रोटी कैसी चल रही है? उनके न्यूनतम घंटे की दर तो पहले से ही नहीं तय थी, और आज स्थिति और बद से बदतर है। अगर हम फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं की बात करें तो वो भी अपने काम को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा चुकी हैं, अपने गाँव में वापस लौट चुकी हैं, और अभी कोई गारंटी नहीं कि वो आएंगी तो उन्हें दोबारा रोजगार मिलेगा और वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगी। डॉक्टर पाल साहब, आज महिलाएं यहाँ पर हम अगर उठे नहीं, देश भर में जो आंदोलन आज के लिए कॉल दिया है, आज उसी को लेकर दीनदयाल उपाध्याय पार्क देहरादून में भी महिलाएं यहाँ पर हम अगर उठे नहीं नारे के साथ में आई हैं। आप यहाँ पर किस मांग को लेकर और क्या सोचते हुए महिलाओं के समर्थन में खड़े हुए हैं? जी धन्यवाद। आज वैसे तो शिक्षक दिवस है जो संवैधानिक रूप से मनाया जाता है, लेकिन यह शिक्षक दिवस जो है ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के रूप में याद करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में शिक्षा का आंदोलन शुरू करने वाली माता ज्योतिबा फुले ही रही हैं, लेकिन उनको देश में नकार दिया गया है और उनको इस तरीके से याद नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से किया जाना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति आई है वह भी एक कूप मंडूक और बाजारीकरण की नीति है। उसमें जिस तरीके से पेशेवर शिक्षा को आगे करके रखा गया है वह एक संवेदनशील और प्रगतिशील समाज को समाप्त करने की धारणा है। नई शिक्षा नीति के तहत जो सामाजिक व्यवसाय हैं, सामाजिक पेशे हैं, उनको आगे करके इसको वर्ण व्यवस्था की तर्ज पर बढ़ाया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश और दुनिया के साथ जो बढ़ते हुए समाज है जिसको तरक्की करनी चाहिए उसको काटने की ये नीति है। इसलिए अगर देश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, तो इस नई शिक्षा नीति का विरोध होना चाहिए। मैं अपनी इसी बात को दोहराने के लिए और बहुजन समाज की ओर से ये बात रखने के लिए, ये आने वाले समय में बहुत ही घातक होगी, इसका बहुत ही व्यवसायीकरण होने जा रहा है। तो नई शिक्षा नीति का इस तरीके से विरोध होना चाहिए। ये देश और दुनिया और समाज के लिए बहुत घातक है।
भट्ट जी, आज महिलाएं हम अगर उठे नहीं के नारे के साथ में देश भर में अपनी आवाज़ तो उठा ही रहे हैं। यहाँ देहरादून के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भी महिलाएं यहाँ पर एकत्र हुई हैं और आप उनके समर्थन में हैं। क्या कहाँ आप जो है महिलाओं को यहाँ पर अपने उसमें पाते हैं? देखिए, एक चीज़ हमारे नेता कई बार बोलते हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं कि हम इस मायने में देश का सबसे पुराना लोकतंत्र हैं कि हमने हर एक महिला को वोटिंग का अधिकार दिया। लेकिन वो वोटिंग का अधिकार देके तुमने किया क्या? उनकी भलाई के लिए कुछ किया? मैं सिर्फ अभी उत्तराखंड में स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में 2 महिलाएं जो सामने आए हैं, प्रसव के दौरान उनकी मौत हो गई है। ये सबसे बड़ी त्रासदी हमारे उत्तराखंड की। हालांकि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की बातें हैं। कहीं भी संपूर्ण रूप से एक महिला को खासकर प्रसूति के दौरान जो सुविधाएं मिलनी चाहिए पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। कई किलोमीटर के भी महिला को जो है आमतौर पे तो गांव में दाई वो अनुभवी होते हैं, वो प्रसव करवाती है। लेकिन कोई केस बिगड़ जाए तो खटिया में रख के कंधे में कई किलोमीटर 10-10, 12-12, 18 किलोमीटर उनको पैदल ले जाना पड़ता है। पैदल ले जाने के बाद भी किसी CSC या PSC में पहुंचते हैं तो वहां से उन्हें रेफर कर दिया जाता है बड़ी हॉस्पिटल में, और बड़ा हॉस्पिटल और दूर है। फिर वो कहीं से वो एक कार की व्यवस्था करते हैं, फिर बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और तब तक मामला हाथ से निकल चुका होता है। ऐसे एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल वोटिंग का अधिकार देने से कुछ नहीं होता। केवल यत्र नारीस्तु पूजन्ते पहले भी बोलते थे, वो आज भी वही हो रहा। हमने महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया है और समानता, कहाँ समानता है? कहीं समानता नहीं है। हर जगह भेदभाव हो रहा है और इस भेदभाव के खिलाफ महिलाओं को आगे आना होगा और हम उनके साथ हैं। शुक्रिया। कॉमरेड, आज महिलाएं हम अगर उठे नहीं के नारे को लेकर यहाँ दीनदयाल उपाध्याय पार्क में बैठी हैं। आप इस देश में महिलाओं को कहाँ पाते हैं और क्या लगता है आपको कि भाई कि महिलाओं के लिए कहाँ कमी रह रही है? हम जानते ही हैं कि महिलाओं को जो है जो जगह समाज में मिलनी चाहिए वो कभी मिली नहीं है। लेकिन ये जो दौर है, वर्तमान दौर है, ये तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे करोड़ों के जो मजदूर हैं, करोड़ों की संख्या में, सारी विपत्ति उन पे है। उनके परिवार में उनकी महिलाएं खुद भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो नीचे तबके की महिलाएं हैं उन पे तो दबाव बहुत ही ज़्यादा है। उन बेचारों को कोई सुकून नहीं है। और मेरी जो शिकायत है इस दौर में वो भिन्न मुद्दों पे तो है ही है। हम जानते हैं कि हमारे चारों स्तंभ जो है हमारे समाज के वो हिले हुए हैं। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि जिस तारीख में ये लॉकडाउन घोषित किया गया तो एक सामान्य आदमी भी ये जान सकता था कि इस लॉकडाउन के क्या नतीजे मजदूरों पे पड़ने वाले हैं, वर्किंग क्लास पे क्या पड़ने वाले हैं। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि ये सब जानते बूझते हुए भी मजदूरों से ऐसा सलूक किया गया कि जैसे वो नागरिक ही नहीं है। इसका कोई विचार ही नहीं था कि ये मजदूर परेशान होंगे, कैसे घर जाएंगे, कैसे उनका गुजारा होगा। तो ये मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि और इस बात पे जरूर बात होनी चाहिए कि लॉकडाउन का निर्णय लेने से पहले क्यों उनको समय नहीं दी गया और क्यों उनके बारे में नहीं सोचा गया। क्योंकि इस वजह से जो करोड़ों लोग विस्थापित तो हुए हैं, उनको जो तकलीफें सहनी पड़ी, औरतों को, बच्चों को, आदमियों को, उसका कौन हर्जाना भुगतेगा? क्या ये भूलने वाली बात है? ये बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस सत्ता ने ये इतनी तकलीफें पैदा की हैं समाज में, उसको जवाब देना ही पड़ेगा इस बात। जी कॉमरेड, आज महिलाएं हम अगर उठे नहीं तो का नारा लेकर यहाँ दीनदयाल उपाध्याय पार्क देहरादून में बैठी हैं और आप सब लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इनकी मांगों का समर्थन करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या महिलाओं की स्थिति को कहाँ देखते हैं आप आज की डेट में? देखिए, समाज के जितने उत्पीड़ित वर्ग हैं उनमें महिला भी सबसे ज़्यादा, जितने भी सामाजिक उत्पीड़न से उत्पीड़ित वर्ग हैं समाज के, उनमें महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है। चाहे वो वर्किंग महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे वो घरेलू महिलाएं हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में काम कर रही हैं, कहीं भी कर रही हैं, सब जगह जो है उन पर बहुत ज़्यादा है, उनका उत्पीड़न ज़्यादा है और उनका शोषण भी बरकरार है हर स्तर। ये कहना है कि कोई बहुत अमीर घर के हैं, वो उसके हैं, तो उनका भी शोषण है।
देखो महिला समाज एक ऐसा समाज है जो कि हमारे समाज का सबसे बड़ा उत्पीड़ित वर्ग है। और इसने जो ये नारा दिया है कि अगर हम ऐसे समय पर नहीं उठते हैं, जो आज की परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां जो है इस कोरोना की वजह से, और खास करके इस सरकार की जो वर्तमान सरकार है, मोदी की सरकार है, इस सरकार ने जिस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों को जन्म दे दिया है और उसके जो भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं, ऐसे समय पर सारे लोगों को उठने की जरूरत है, सारे लोगों को बोलने की जरूरत है, सारे लोगों को इस सरकार के खिलाफ खुल करके आगे बढ़ करके इस सरकार के खिलाफ एकजुटता अपनी दिखानी चाहिए और जनतांत्रिक आंदोलनों को आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। देश में महिलाएं कहाँ खड़ी नजर आती हैं? देखिए, महिलाओं की स्थिति आज भी आज़ादी के 73 साल बाद भी स्थिति बहुत शोचनीय है। चाहे वो राजनीति में उनकी भागीदारी हो, चाहे वो नौकरी में भागीदारी हो, या सामाजिक स्तर पर उनका शोषण हो, हर जगह महिलाओं पे अभी बहुत सारे भेदभाव, चाहे वो लैंगिक है, चाहे वो शिक्षा का है, कई तरह के भेदभाव आज भी मौजूद है। जी कैलाश जी, हम अगर उठे नहीं तो ये नारा आज महिलाओं ने दिया है, आप किस रूप में महिलाओं को देख रहे हैं और क्या सहयोग आप महिलाओं को करना चाहते हैं? देखिए, जो एक आंदोलन खड़ा किया, हम अगर उठे नहीं तो ये आज के दौर में अगर महिलाओं की जिन्होंने पहल की है, एक सकारात्मक पहल। और आज ऐसे समय में जब हम एक कोरोना महामारी के दौर में जी रहे हैं, लोगों के रोजगार छिन रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जो घरेलू हिंसा है, जिसमें जिस तौर पर बढ़ोतरी की बातें सामने आई, और इस कोरोना महामारी की जो सबसे ज़्यादा मार झेल रही हैं वो महिलाएं हैं। घर के अंदर वो घर के कामकाज करने से लेके रहे हों, या फिर जब रोजगार समाज में आज छिन रहे हैं, तो उसमें भी जिनमें सबसे ज़्यादा मार पड़ी वो महिलाएं हैं। तो इस तौर पे एक ये चीज़। दूसरा, समाज में जो आज हम खड़े हैं, एक ऐसा दौर जहाँ पे एक एक करके जनवादी अधिकारों को कुचला जा रहा है, अलग अलग लोगों के बोलने की स्वतंत्रता को जो छीना जा रहा है, तब ऐसे में कि कोई एक सामूहिक आंदोलन खड़ा किया जाए, अलग अलग मुद्दों को लेकर संगठन साथ आए, एक मुद्दे पर अलग अलग संगठन साथ में आए, तो इस तौर पर एक सकारात्मक पहल है। और हम लोग भी इसमें जो महिलाओं की जो मांग है उनके साथ साथ जो छात्र नौजवान हैं, जो उनकी मांगें हैं, एक जो शिक्षा है, शिक्षा को जो पूरे कोरोना महामारी के दौर में हम लोग देखें, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जिस तौर पर जो है अभिभावकों को, बच्चों को जो छला जा रहा है, लूटा जा रहा है, इसके विरोध में, या इसी लॉकडाउन के दौरान सरकार जो है पूरे देश के लिए शिक्षा नीति की घोषणा करती है, नई शिक्षा नीति की, और संसद पे इसके अंदर कोई बहस नहीं कराई जाती। और अब जब मानसून सत्र लागू करने की बात की जा रही है, तब भी ये कहा जा रहा है कि संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा। ये जो नई शिक्षा नीति है, ये पूरे तौर पे जो इसकी बात करते हुए कि हम शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं, वास्तव में शिक्षा को जो है आम मेहनतकशों के बच्चों से बेदखल करना चाहती है, शिक्षा को बाजार के हवाला करने की नीति है। हम इसका भी विरोध करते हैं। इस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हुए। जी अनुराधा, आज हम अगर उठे नहीं का नारा लेकर यहाँ दीनदयाल उपाध्याय पार्क में महिलाएं बैठी हैं, आप कहाँ अपने आप को पाती हैं और क्या सरकार ने जो है आपके साथ में क्या अन्याय किया है पिछले 6 सालों में या जो 70 सालों में? जो ये सरकार 6 सालों में जो आई है, तो उसके बाद से हमने ये देखा है कि जो एक हमारा मूल अधिकार है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर सीधा सीधा प्रहार इस सरकार ने किया है। और जो ये सरकार जो है, ये अगर देखा जाए तो जो इनका जो संगठन है RSS, वो उसका जन्म ही नफरत के द्वारा हुआ है। और ये पूंजीपतियों की सरकार है। और जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई थी, उसके बाद हमारे तमाम जो संसाधन थे उन पर कब्जा करके हमारे देशों को गुलाम बना दिया। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में यही है कि जो देश की जो संपत्ति है उसमें सब लगभग पूंजीपतियों का ही वर्चस्व है। अडानी, अंबानी और जो रामदेव हैं, मेन उन्हीं के आसपास
जो है सरकार ने उन्हीं के हाथों में सारे संसाधन दे दिए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। उसके बाद अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये बात करते हैं रामराज की, और अगर रामराज देखा जाए तो आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इन्हीं के रामराज में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसको अपहरण करके बलात्कार कर लिया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने आप को, चाहे वो सेंगर हो चाहे चिन्मयानंद हो, ये इन जैसे बलात्कार करने के बाद सरकार के दम पर खुलेआम घूमते हैं, और जो न्याय की तलाश में जो है पीड़िताएं जो है उनके परिवार खत्म कर दिए जाते हैं, पीड़िताओं की बोलती बंद कर दी जाती है, उल्टा जो पीड़िता है उसी को दोषारोपण कर दिया जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो जो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, उस पर सीधा कुठाराघात किया है। उसके बाद हम न्यायपालिका को देखते हैं तो एक उम्मीद हुआ करती थी कि कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका से मिलेगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के ही दबाव में काम कर रहा है, और जो सांप्रदायिक जो नफरत है, सांप्रदायिकता इतनी इस कदर हावी हो गई है कि जो यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब थी या भाईचारे की जो हम बात करते थे, आज उसकी जगह नफरत होने लगी। बढ़ता जाएगा और नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा। आओ मिलकर हम बड़े अधिकार अपने छीन ले, आओ मिलकर हम बड़े अधिकार अपने छीन ले, काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा, काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा, और नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, और नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, दिल में तो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, एक ही धक्के में अपने आप ही बह जाएगा, एक ही धक्के में अपने आप ही बह जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर
बनता जाएगा। करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। करने वाला सीना जोर बनता जाएगा।